नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द 10वीं के विद्यार्थियों का पहला पाठ शुरू करके और अंत तक ले जाऊंगा। तो अब वो समय आ गया है अंत तक जाने का, और हमारे लास्ट पूरे फर्स्ट चैप्टर के सूची पर्यावरण के आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। अर्थात पूरे पाठ से जो हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए हमारे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण। परीक्षा में क्या क्या ये सारी चीजें हमें देते हैं कि ये तो सबसे पहले हमारी स्कोरिंग बढ़ाते हैं, दूसरी बात इनमें समय कम लगता है, तीसरी बात करें हम कि ये हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जब ये सारे बन जाते हैं तो पेपर भी हमारा अच्छे से बनने लगता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं और बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एमसीक्यूज को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज देने वाला हूं, जिससे आपके पास हो जाएगी बहुत सारी संख्या में एकत्रित। तो आप उनको सबको बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिएगा और परीक्षा की बढ़िया से तैयारी करते रहिए। देखें, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुसी द्वितीय भागा सूची पर्यावरणम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका पहला पाठ है। ये पहले पाठ से ही हम आपको शुरुआत, देखिए पूरा पाठ मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो अब हमारा समय आ गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा बहुविकल्पीय में, जो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो प्रश्न को जानना है कि प्रश्न हमारा क्या मांग रहा है, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगर प्रश्न को समझ पाएंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखें, अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम। सबसे पहली बात तो अगर आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा होगा तो अहर्निशम का मैंने आप लोगों को एक बताया था कि कलायास चक्रम, जो लोहे का चक्र है, वो कब कितना घूमता है, दिन और रात घूमता है, दिन और रात घूमता है। तो दिन रात घूमने के लिए एक शब्द हमारे पाठ में आया हुआ है, वो आप लोगों को देखना है। तो यहां अहर्निशम तो नहीं आया है, ये तो निश्चित है। अहर्निशम तो पूरे पाठ में नहीं आया है, मैंने तो पढ़ाया है तो मुझे तो पता है। आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि नहीं है पता, ये और जरूर बता देना, ठीक। फिर यहां कहा है पदस्य इति पदस्य, इस पद का पर्याय, जो ये पद दिया है ना, इस पद का पर्याय पद क्या है। पर्याय पद, अब इसमें मैंने ये पद का षष्ठी विभक्ति लगी है। यहाँ क्या लगी है बेटा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, षष्ठी विभक्ति का यहाँ एक वचन लगा हुआ है। और उसने कहा है कि इस पद का पर्याय पद बतलाइए। मतलब पर्याय का मतलब होता है वैसे का वैसा अर्थ निकालने वाला, मतलब उसी के समान अर्थ निकालने वाला शब्द बताइए। तो उसी के समान अर्थ और समानार्थी भी हम कह सकते हैं, उसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसमें पर्याय पदम कहा है। संस्कृत में पर्याय पदम बोलते हैं और वैसे पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, या आप समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। समान अर्थ को प्रतीत करने वाले समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक। अब देखें, यहाँ दिन रात, अहर्निशम का मतलब होता है अहर्निशम, तो दिन रात। तो यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, निशम, चलद निशम, दनिशम या अनिशम। बस इतना याद रखना कि यहां पर मैं तीनों की बात कर रहा हूं। इसका यहां से करता हूं। निशम का मतलब होता है रात, चलद निशम का रात मतलब होता है दिन रात चलना, दिन रात चलना, ठीक। फिर इसका मतलब होता है द निशम, इसका मतलब द निशम होता है। तो वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बस कुछ नहीं, दनिशम। अनिशम का मतलब होता है दिन रात, दिन रात, ठीक। दनिश शब्द है, अगर ऐसा कर सकते हैं हम दनिशम, तो बिना किसी रात के, बिना किसी रात के, ऐसा अर्थ इसका निकाल सकते हैं, बिना रात के। तो कहीं ना कहीं नाइट से हमारा सब कुछ संबंधित है, सारे हमारे पद रात से संबंधित है। लेकिन इसका शब्द का अर्थ क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है जो बिल्कुल से मैच कर रहा हो। तो अहर्निशम का मतलब बताया था मैंने, दिन रात। तो ऐसा कोई पद है क्या इसमें जिसका अर्थ हो दिन रात, अनिशम। अनिशम का मतलब है दिन रात, मतलब इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, देखें, अनिशम। अहर्निशम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारा, अनिशम। ध्यान रख लेना, जो हमारे इस पाठ में प्रयोग में आया है, इसीलिए अनिशम शब्द हमारा यहां पर सही होगा। ऐसे ही आपको निकालना है, ऐसे ही आपको सही करना है। और मेरे आंसर देने से पहले आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कौन कौन सा हमारा आंसर होगा।
देखें, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया है? दूसरे नंबर का प्रश्न है, दशनैः इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनैः इति पदस्य, पहली बात तो ये जानना है कि दशनैः का मतलब क्या है। दशनैः का मतलब होता है दंशनैः, ये लिखा ना दंशनैः, दशनैः ये लिखा हुआ है, दशनैः दिया है ना बेटा। तो दशनैः में हमारा तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन पद लगा है। कैसे पता किया? क्योंकि ऐसे ही बनता है रामैः। कह देना कि राम के रूप हमने सीखे हैं, तो रामैः वैसे ही बनेगा दशनैः। तृतीया विभक्ति का बहुवचन ये भी है और तृतीया का बहुवचन ये भी है। तो अब बोले इसका मतलब तो राम होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो दंश का मतलब होता है दांत। तो दांतों के द्वारा, अर्थ क्या होगा? दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा राम के द्वारा, राम के द्वारा, ऐसा अर्थ निकलता है तृतीय विभक्ति में, क्योंकि कारक चिन्ह होता है से या दांतों से या दांतों के द्वारा, ऐसा अर्थ निकले राम से या राम के द्वारा। तो यहां लिखा है, इसका अर्थ निकल रहा है दांत के द्वारा। इति माने यह, पदस्य माने इस पद का, विशेषणम पदम किम, इसका विशेषण पद क्या है, इसकी विशेषता क्या है, दांतों की विशेषता क्या है, ये बताना है। दांतों की विशेषता क्या होती है? दांत कैसे होते हैं? या तो नुकीले होते हैं, या बहुत बड़े बड़े होते हैं, या बहुत छोटे होते हैं, या जहरीले होते हैं, ठीक, विषाक्त होते हैं, दंश विषाक्त। तो और कैसे उन्होंने कहा? बहुत नुकीले, दुर्दांतई, दर्द देने वाले। तो दुर्दांत, दुर्दांतई, दांतई, रमुना, बस इतना ध्यान रखना। अब कॉमन सेंस अगर लगाना है आपको कि इसमें कौन सा होगा, तो इसमें देख लो दशनैः तृतीया विभक्ति, तो दुर्दांतई में तृतीया विभक्ति लगी, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन सही क्या है, आप भी आंसर दें। ठीक, चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो दुर्दांतई दशनैः अगर पाठ में आया होगा तो वही हमारा होगा, और हमेशा शब्द के आगे लगा रहता है उसका विशेषण। 99% शब्द के आगे उसका विशेषण रहता है। तो दुर्दांतैः दशनैः हमारे पाठ में भी दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा इसका विशेषण पद क्या हो जाएगा? दुर्दांतैः। इसमें भी हमारा तृतीया का क्या लगा हुआ है बेटा? बहुवचन लगा हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दशनैः में तृतीया का बहुवचन है, तो दुर्दांतैः में भी तृतीया का बहुवचन, दांतैः में भी तो सर तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ना, तो इसका दांतैः माने दांत, दांत हो गए, दुर्दांतैः माने होता है नुकीले दांत। ठीक, और नुकीले दांत की बात की गई है हमारे पाठ में। ठीक, तो नुकीले दांत इसका विशेषण यहां पर सही होगा। देखें, इसके बाद प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरे में हमारा क्या दिया है वो देखेंगे। दिया है सुकरम, सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। अब देखें, सुकरम का मतलब पहले हमें जानना है। कर्म माने तो पहले होता है काम, ठीक, कर्म माने तो होता है क्या? काम। और कैसा काम? जब उन्होंने सु जोड़ दिया है तो बोले अच्छा काम। क्या हो जाएगा? अच्छा काम। कर्म का मतलब कर्म, अच्छा कर्म, अच्छा काम हो गया सुकर्म। ठीक, या सरल कह सकते हैं सुकर। ठीक, सुकर माने होता है, सुकर्म माने होता है सरल या सहज, सरल या सहज, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसका अर्थ। ठीक, अब इसका उन्होंने क्या बोले? बोले इति पदस्य, इस पद का, इस पद का, इसमें षष्ठी विभक्ति लग गई है, मैं आपको हर जगह बता रहा हूं ये, ठीक है ना। पदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। तो उन्होंने कहा इस पद का विपरीतार्थक, वहां पर आया हुआ था, इसके पहले आया हुआ था क्या? इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया हुआ था पर्याय पदम, मतलब उसी के समान अर्थ देने वाला। लेकिन यहां पर माना है विपरीत, जैसे ऐसे तो ऐसे, विपरीत, बिल्कुल जस्ट उल्टा अर्थ देने वाला। पदम किम, पद कौन सा है, पद क्या है? तो इसका विपरीत पद, विलोम पद ढूंढना है। हिंदी में जिसे आप विलोम कहते हैं वही है, इसका विपरीत पद हमें क्या करना है? ढूंढना है। अब विपरीत पद को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है? इनका अर्थ जानना जरूरी है। तो शरणम, इसका अर्थ तो है सरल या सहज या अच्छा काम। तो शरणम का मतलब होता है शरण, शरण में आना।
और दुर्भ का मतलब होता है दुर्वा, और शुचि का मतलब होता है पवित्र, और दुर्वहम अत्र दुर्वहम का मतलब होता है दुष्कर। दुर्वहम का मतलब क्या होता है? दुष्कर, दुष्कर या कठिन, दुष्कर या कठिन। तो क्या ये हमारा इसका विलोम पद सही हो जाएगा? वहां सरल लिखा, यहां कठिन, यहां सुकर, यहां दुष्कर। ठीक, तो क्या ये हो जाएगा? इसके लिए विलोम पद हमारा यही ठीक रहेगा। सुकरम के लिए आ जाएगा दुर्वहम अत्र। ठीक, दुर्वहम अत्र आया भी है कि दुर्वहम अत्र जीवनम प्रकृतिरेव शरणम, दुर्वहम अत्र जीवनम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। पाठ में आया हुआ है, पहली पंक्ति है, तो वहां पर लिखा हुआ है दुर्वहम अत्र जीवनम। हमारा जीवन यहां पर अब क्या हो गया? जीना कठिन हो गया। कहां चलो? बोले प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण में चलो, क्योंकि प्रकृति की शरण में क्या मिलेगा? बोले शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। बोले प्रकृति की शरण में चलो। आगे देखें, अगला हमारा क्या होगा? अगर जैसे कभी आपसे आ जाए कि दुर्वहम में कौन सी संधि है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है दुहधन वहम, दुहधन वहम, इतना कर देना है और विसर्ग संधि लिख देना है। मैं आपको सारी चीजें बताते जा रहा हूं। देखिए, बोर्ड एग्जाम है, कहां से क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। विसर्ग संधि पाठ से संबंधित है, सब कुछ वो कह देंगे मैंने तो पाठ से दिया है, क्या कर लोगे फिर? सब पाठ से है। उन्होंने पूछा दुर्वहम में कौन सी संधि है, तो बोल दोगे कि हमने तो पढ़ी ही नहीं है, हमारे पाठ में है ही नहीं है। तो ये भी पाठ से ही संबंधित है। दुधन वहम, तो दुर्वहम। अब यहाँ विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या? रा। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो रा चला जाएगा। जब ये मिलेगा तो रा जाएगा वा के ऊपर। कैसे? ऐसे, ऐसे रा चला जाएगा, दुर्वहम, ऐसे बन जाएगा हमारा भाग। ठीक, शब्द बन गया ना? ऐसे हमारा शब्द बन जाएगा दुर्वहम। ठीक है बेटा, चलें आगे। अगला प्रश्न हम करेंगे, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे लिए क्या कह रहा है? देखें, चौथे नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है भ्रमति। चौथे नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ठीक, भ्रमति माने भ्रम, भ्रमति माने भ्रम, भ्रम, भ्रम माने घूमना, चक्कर लगाना, घूमना या चक्कर लगाना, चक्कर लगाना। ठीक है, भ्रमति। और अब यहां पर जो भ्रमति बना हुआ है वो कहां का बना हुआ है बेटा? लट लकार। कहां से बना है? लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। ध्यान रखना इस बात का। छोटी छोटी चीजों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे हर लकार में आपको मालूम है कि कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बेटा बहुवचन। ठीक, ये तो शॉर्टकट में चल जाएंगे। ठीक, अब ये हो गए। अब यहां पर होंगे पुरुष। पुरुष में आएगा हमारा क्या? प्रथम पुरुष। और क्या होगा? मध्यम पुरुष। और क्या होगा? उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। ध्यान रख लेना इस बात का। फिर यहां से हमारा जब रूप बनेगा तो रूप हम कैसे बनाएंगे बेटा? भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। फिर यहां होगा हमारा भवसि, भवथ, भवसि, भवथः, भवथ। ठीक, फिर यहां बनेगा हमारा भवामि। क्या बनेगा? भवामि। फिर यहां बनेगा भवावह, भवावह। फिर यहां बनेगा भवामह, भवामह, भवामह। बनेगा कि नहीं बनेगा?
ये बन गया। तो यहां पर इसी प्रकार से सारे चलते हैं, लट लिट लिट लोट लोट लंग, सब ऐसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों लकारों को पढ़ना है, ठीक। विधिलिंग भी हमारा ऐसी में आ जाएगा, लोट लकार भी आ जाएगा, लट लिट और लंग भी आ जाएगा। 5 लकारों को आपको सीखना पर्याप्त हो जाएगा, ठीक। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर देखिए। अब उन्होंने कहा है कि भ्रमति बना है ना, तो यहां भवति भवता भवंती बना है। तो ये मैंने आपको भू धातु क्यों लेकर के बताई है, भू धातु से क्यों बताया है? मैं तो सीधे भ्रमति से बता सकता था, नहीं, क्योंकि भ्रमति यहां प्रयोग हुआ है। अगर भवति से सीखोगे तो हर जगह आपका प्रयोग में आपसे बनेगा, कोई भी आ जाए। देखें यहां बनेगा भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती, भ्रमसि, भ्रमथा, भ्रमथ, भ्रवामि, भ्रवावह, भ्रमामा, ऐसे बनेंगे रूप, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो भ्रमति माने घूमता है, भ्रमति माने घूमता है। इति क्रियापदश, ये क्रिया जो पद दिया हुआ है, क्रिया का पद दिया हुआ है, इसका कर्ता कौन है? कर्त्री का मतलब क्या है बेटा? कर्त्री का मतलब कर्ता, और कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला, जो काम को कर रहा है। कौन घूमता है, ठीक। और क्रियापदस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? षष्ठी का एक वचन, ये लगा पदस्य, जैसे रामस्य वैसे पदस्य, तो इसमें षष्ठी का एक वचन लग गया है। फिर कर्तृ माने कर्ता, बोले इस कर्ता का, इसका कर्ता पद क्या है? कौन घूमता है? तो वक्रम, मनः, तनु या कलायस चक्रम। देखिए वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने होता है टेढ़ा, मनः माने मन, और तनु माने शरीर, ठीक है ना। और कलायास चक्र माने लोहे का चक्र या पहिया, लोहे का पहिया। तो हमारे इसमें पाठ में जो आया हुआ है वो क्या आया है? क्या घूमता है? बोले कलायस चक्रम, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया घूमता है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? देखें डी नंबर का आंसर होगा। आप लोगों ने भी तो लगाया होगा, आपका सही है तो जल्दी से बताएं कि सही है, और नहीं है अगर तो जल्दी से सही कर लें, ठीक। तो समझ में आया आपको? एक एक शब्द, किम माने क्या होता है? क्या, किम का मतलब क्या? किम सर्वनाम रूप है, ध्यान रख लेना। किम हमारा क्या है बेटा? सर्वनाम रूप है, ध्यान रखें। और छोटी छोटी चीजों को सीखने की कोशिश करें, जो बनती ना हो। जो बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है आप लोगों से अच्छे से बन भी रहा है। जहां समझ में ना आए वहां पूछते जाना है, ठीक बेटा। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है। देखिए प्रश्न क्रमांक 5वें में हमारा क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 5वां, कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष पदम किम, ठीक। अब पहली बात तो ये जान लें कि 2 शब्द होते हैं, एक होता है हमारा विशेष, 2 शब्द होते हैं, एक होता है हमारा विशेष और एक होता है हमारा क्या? विशेषण। एक होता है हमारा क्या बेटा? विशेषण। पहले इन दोनों में आप अंतर समझ लें। जब ऐसे पाठ में कभी ऐसे प्रश्न आपको मिल जाए तब आप लोगों को ध्यान क्या रखना? विशेष का मतलब होता है कर्ता, विशेष का मतलब क्या होता है? कर्ता। और विशेषण का मतलब होता है इसकी क्या? इसकी विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, ठीक। अब यहां पर कैसे? मान के चलिए हमने यहां कह दिया है कि कृष्ण शर्पा। अब आपको हो सकता है समझ में आ गया हो सकता है ना भी आया हो, तो मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं, काला सर्प या काला सर्प या सांप, ठीक, काला सांप, ठीक। अब ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, बस इतना ध्यान रख लेना। अब यहां पर विशेष क्या है? विशेष का मतलब कर्ता। काला कौन है? बोले सांप। काला कौन है? बोले सांप। तो सांप हमारा यहां कर्ता होगा। और सांप की विशेषता क्या है? सांप कैसा है? बोले काला है, तो काला इसकी क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा। इतना ध्यान रखोगे तो ये कभी भी आपसे भूलेगा नहीं। हर, जैसे हमने कह दिया नील कमल, ये लिखा ना नील कमल, तो कमल कैसा है बेटा? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो कमल यहां विशेष हो गया, नीला क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया है। ध्यान रख लेना इस बात को। तो यहां पर उन्होंने कहा कज्जल मलिनम,
ठीक, कज्जल मलिनम, काले बिल्कुल काजल की समान हो जो मलिन, बिल्कुल काला कैसा, काजल कैसा होता है, काला होता है, बोले काजल के समान है जो। इस पद का विशिष्ट पद क्या है? काजल के समान कौन है? पाठ में दिया हुआ है, क्या है? बोले यान, बोले वाहन है क्या, गाड़ियां हैं क्या? काजल के समान होती हैं क्या गाड़ियां? बोले नहीं, ये नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। बोले ध्वानम, बोले ध्वनि है क्या? तो ध्वनि भी काली नहीं होती है। जैसे आवाज आती है हॉर्न की, तो पता चलता है कि काला है हॉर्न की लाल है, नहीं पता चलता है। फिर उन्होंने कहा शक्ति यानम, माने बोले जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी हैं क्या? ये शक्ति यानम, गाड़ियां, जितने भी गाड़ी घोड़ा बड़े बड़े वाहन हैं वो सब बोले कैसे हैं? बोले काले हैं क्या? तो बोले नहीं है। बोले तो फिर क्या है? बोले इन सब से निकलने वाला जो धुआं होता है, धूम कैसा है? बोले काजल के समान है, काला काला धुआं है। धुआं कैसा निकलता है? कज्जल मलिनम, काजल के समान। तो धुआं हमारा क्या हो गया है? धूम क्या हो गया है? विशेष। और कज्जल मलिनम क्या हो गया है हमारा बेटा? क्या हो गया है? विशेषण। तो उसने यही पूछा है कि कज्जल मलिन पद किसका विशेष, वो विशेष पद क्या है, इसका कर्ता क्या है, किसका विशेष पद है? तो धूम का है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक दो बार और सुनेंगे आप तो बिल्कुल से आ जाएगा। ठीक, आगे चले तो इसका आंसर आप देख में लाएंगे। अभी मैं आपसे खुद बता दूंगा, अभी दो शब्द दे रहा हूं। चलिए, यहां पर मैंने कह दिया है रक्त अश्व, ठीक है ना, यहां लिख दिया हमने रक्तस्व, रक्तास्व, ये लिखा है रक्तास्व। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो मैं इनको अलग करे दे रहा हूं, रक्त और अश्व, रक्त और अश्व, ठीक है, अश्व। अब रक्तम अश्व, अब ये रक्ताश्व का मैंने अलग अलग कर दिया, रक्तम अश्व। रक्त का मतलब होता है लाल, ठीक है, और अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़ा कैसा है? बोले लाल। घोड़ा कैसा है बेटा? बोले लाल। लाल घोड़ा है, तो यहां पर विशेष, घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़े की विशेषता क्या है? लाल। तो ये कहलाएगा विशेषण। ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और ये कहलाएगा हमारा विशेष। अब लगता है मुझे आपसे अब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी दो चार शब्दों को इसी प्रकार से करिएगा, ठीक। और अगर कहीं समझ में ना आए तो बार बार थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे तो आपकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो समाधित हो जाएंगी। देखिए, धुआं कैसा है हमारा? कज्जल मलिनम, काजल के समान है, ठीक। यही इसका क्या है? विशेष पद है। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा 6 नंबर का। इसमें दिया हुआ है गृह्णाति। गृह्णाति इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, अर्थात गृह्णाति, जो गृह्णाति दिया हुआ है, गृह्णाति का मतलब होता है ग्रहण करना या ग्रहण करता है। क्या हो जाएगा बेटा? ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। जैसे मान के चलिए आप कुछ खा रहे हो ना, तो आप ग्रहण कर रहे हो, वही है। लेता है या ग्रहण करता है, ठीक। ऐसा अर्थ क्या है? गृह्णाति का मतलब ग्रहण करता है या लेता है, लेता है, ठीक है। और ये लेता ही आप लिख लीजिए, लेता है। ये दो अर्थ आपने यहां लिख लिए, ठीक। अब इसमें से वो कह रहा है कि ग्रहण करता है या गृह्णाति, इस पद का क्या चाहिए? बोले विपरीतार्थक पद बताओ। विपरीतार्थक पद माने क्या होता है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट, विलोम पद बताओ। इसका क्या बताओ? बोले विलोम पद को बताओ। तो विलोम पद क्या होगा? किम माने क्या, ठीक। उन्होंने कहा विपरीतार्थक पदम किम, तो इसका विलोम पद क्या है? तो देखिए, वितरंती, वितरंती का मतलब होता है क्या? वितरण करना, वितरण या प्रसारित होना। मुंचति, मुंचति का मतलब होता है मुक्त करना या देना, मुक्त करना या छोड़ देना, मुक्त करना या छोड़ देना। ध्वानम का मतलब ध्वनि, ठीक है ना, ध्वानम का मतलब ध्वनि। और संसरणम का मतलब चलना, चलना, ठीक। ध्वानम का मतलब ये होता है कि शांति से भी चलना, ये अर्थ ये भी होता है। तो अब बताएं, यहां पर ग्रहण करना, ठीक, लेता है, और मुक्त करना माने मुक्त करता है, छोड़ता है,
ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो पाठ में आया हुआ है वो मुंचती आया है कि वायुयान जो हमारे यहाँ के सतसटकी यान है, गाड़ियां हैं, उससे कज्जल मलिन धूप धूमम मुंचती, अर्थात उनसे क्या होता है कि काजल के समान काला काला धुआं क्या होता है, छोड़ता है, लेता है और छोड़ता है। मुंचति पद यहां पर हमारा आ जाएगा। देखें, इसका हमारा विपरीतार्थक विलोम पद कौन सा होगा, मुंचति। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 6 के बाद 7 नंबर का प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है पंक्ति, पंक्ति इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पंक्ति इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पंक्ति जो शब्द दिया हुआ है, ये किस पंक्ति जो शब्द आया है, जो अर्थ है, पंक्ति क्या है, अर्थ है, और इसके लिए प्रयुक्त शब्द हमारे पाठ में क्या आया है, इसके लिए हमने कौन सा प्रयोग किया है, कौन सा शब्द हमने इसके लिए क्या है, प्रयोग किया है। तो आप देखेंगे, पंक्ति माने लाइन से, पंक्ति का मतलब क्या होता है, लाइन से, क्रम से। ठीक, तो अनंतः अनंत होता है कि पंक्त्याः माने पंक्ति, तो ये तो बहुवचन हो गया। ध्वानम ध्वानम ध्वनि होगी, तो माला होगी, माला को भी हम क्या बनाते हैं, पंक्तिबद्ध होकर के क्रम से बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माला हो जाएगा। इसका अर्थ, इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा, माला हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लिखा हुआ है सतसटकी यानम खाली स्थान धूमम मुंचति। अब यहां पर अभी अगर आपने देखा होगा पूरे पाठ, अभी मैं पढ़ता आ रहा हूं, पढ़ाता चला आ रहा हूं, इसके पहले के प्रश्न अगर थोड़ा सा गौर से सुना होगा तो यहां पर आप बना ले जाओगे। देखो कहा सतसटकी यानम, सतसटकी यानम, सैकड़ों जो गाड़ियां हैं, सैकड़ों प्रकार की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां खाली स्थान धूमम मुंचति, कैसा, यहां पर खाली स्थान की जगह कैसा धुआं छोड़ती हैं, खाली स्थान, सैकड़ों गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती हैं। कज्जल माने काजल के समान, मलिनम माने मलिन, या ध्वानम माने ध्वनि के साथ। तो कि कज्जल मलिनम, काला और मलिन दोनों एक साथ आएगा, कज्जल मलिनम, सतसटकी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब ये मुंचति बना हुआ है ना, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, मुंचति मुंचतः मुंचन्ति। ठीक, तो ये बनेगा हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक का, और वायु यानम वो सतसटकी यानम में लगा हुआ है हमारा कैसा, षष्ठी का बहुवचन। तो इसका अर्थ हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कज्जल मलिनम। आगे देखें, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर आप तैयार हो जाएं सुनने के लिए। देखें जरा, कांतारे इति पदस्य विशेषण पदम किम, कांतारे, कांतारे इति विशेषण पदम किम। अब यहां ध्यान रखना, कांतारे में सबसे पहले तो लगी हुई है सप्तमी विभक्ति, क्या लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, क्या लगा है यहां, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कांतारे, ध्यान रख लेना, कांतारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अब कांतारे का इति पदस्य, इस पद का विशेषण पद, इसकी विशेषता बताना है कांतारे की। कांतारे माने पहले अर्थ जान लो, सो विशेषता मिल जाएगी। तो कांतारे का मतलब होता है, देखो यहां लिखा कांतारे, कांतारे का मतलब होता है वनों में, कांतारे का मतलब क्या होता है, वनों में, वनों में, वनों में क्या मिलता है, अब बताना, वनों में क्या मिलता है, क्षणमपि, एक क्षण मिलता है, ग्रामांतरे, गांव के अंतर, गांव के पास मिलता है, ग्राम माने गांव मिलता है, कि एकांते, कि एकांत भाव मिलता है, क्या मिलता है बताओ जल्दी से, जंगलों में वनों में क्या मिलता है, शांति मिलती है, एकांत भाव मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाए, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, एकांते कांतारे, आपके पाठ में भी आया हुआ है, एकांते कांतारे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका आंसर कांतारे, एकांते कांतारे। अब ठीक है, तो ये तो हो गया है हमारा क्या विशेष, और ये हो गया है इसका क्या विशेषण। अब यहां पर एक बात और आपको मैं बता दूं कि कैसे आप लगा सकते हैं, इसमें सप्तमी का एक वचन, इसमें भी सप्तमी का एक वचन। बोले सर इसमें भी सप्तमी का एक वचन लगा है, लेकिन इसमें ग्राम शब्द जुड़ा है तो नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आगे देख लेंगे बेटा। आगे हमारा कौन सा इसका
प्रश्न होगा वो देखें जल्दी से। आप लोग भी, मैंने बता दिया है, कमेंट में आप लोगों का जरूर आना चाहिए। कमेंट में अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। और मतलब अगर कमेंट में नहीं आ रहा है आपका कोई भी रिएक्शन, तो समझ लेना कि आप केवल सुन रहे हैं या कहीं मोबाइल रख करके आप काम कर रहे हैं अपना। पढ़ने का मतलब यही है कि एक्टिव मोड में हमें रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10वां हमारा क्या दिया है, देखें। जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। जलम जो जल है, जो जल अर्थ दिया हुआ है यहां, इसके लिए हमारे पाठ में कौन सा शब्द आया हुआ है। ठीक है, पाठ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जिसका मतलब, जिसका अर्थ निकलता है पानी, जल। ठीक, जलम का मतलब क्या है, जलम जल पानी। पानी के लिए हमारे इस पाठ में कौन सा शब्द दिया गया है, तो कालम। अब मैं इनका अर्थ बता दूं तो आपको समझ में आ जाए। कालम माने होता है समय, कालम का मतलब क्या होता है, समय। नय का मतलब होता है ले जाना, नय का मतलब क्या होता है, ले जाना। पयः का मतलब होता है पानी, ठीक। और पूरम का मतलब होता है पूर्ण, पूरम का मतलब पूर्ण। अब आप खुद बता दोगे कि यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है हमारा पानी के लिए, कौन सा हुआ है बेटा, पयः पूरित, पयः पूरित, पयः पूरित शब्द आया है, ध्यान रख लेना। पयः पूरित ये शब्द आया है, पयः, पयः माने पानी। हमारे यहाँ पर अभी इसमें जो जल के लिए, पानी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है हमारे पाठ में, वो है हमारा कौन सा बेटा, देखें, पयः। ठीक, आगे चलेंगे। जलम में द्वितीय विभक्ति इत्यर्थे, अर्थ में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इत्यर्थे, इति धन अर्थे। इसका भी बता दूं क्या आपको, ये भी कभी पूछ ले कि इत्यर्थे में कौन सी संधि है, तो भी बता देना, इति धन अर्थे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें कभी कभी बनती नहीं है। ठीक, चलिए, इति धन अर्थे ये दिया हुआ है, इति धन अर्थे। इसमें देखें, इसमें हो जाएगा ई, और हमने ई और ता में से बेटा क्या निकाल लेंगे हम, छोटी ई को निकाल लेंगे क्योंकि इसमें मात्रा लगी है ना। और यहां हमने लिख दिया है अर्थे, अर्थे मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है कि ई के स्थान पर क्या कर देना है, या कर देना है। लेकिन वो या हम किस नियम से कर रहे हैं, यण संधि के नियम से। किस संधि के बेटा, यण संधि के। तो यहां से ये भी पता चल गया है कि इत्यर्थे में कौन सी संधि है, यण संधि है। और यण संधि कहती है कि ई के स्थान पर या कर दो और उ के स्थान पर वा कर दो, और ऋषि के स्थान पर क्या कर दो बेटा, ऋषि के स्थान पर रा कर दो, और लिरि के स्थान पर बेटा क्या करना है, बोले ला कर दो। ये इसका नियम है। तो यहां पर तो ई है, तो ई के स्थान पर मैं तो क्या करूंगा, या कर दूंगा। फिर इसके बाद बोले अर्थे, अर्थे, तो अर्थे ज्यों कहते हो। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा इत्य, इत्य बन गया। और ये या हमारा आधा है लेकिन पीछे आ है, तो ये जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। और थे यहां पर ऐसे लिख देंगे, इत्यर्थे बन गया। बन गया कि नहीं बन गया बेटा, तो यहां हमारा बन गया है इत्यर्थे। अब बोले इत्यर्थे जब बन ही गया है तो यहां यण संधि मिल गई है और पूरा हमने जान भी लिया है। अगर देखिए, मैंने बताया हर शब्द में आपको एक एक ग्रामर मिलेगी। अगर मैं पढ़ाने पर आ जाऊं तो यहां देखो, किम, किम का मतलब होता है क्या, किम का मतलब क्या होता है, क्या। और ये क्या है, बोले सर्वनाम रूप है, सर्वनाम रूप है। ठीक, इसके रूप कैसे चलते हैं, सातों विभक्तियों में चलते हैं। ठीक, ये प्रश्न निर्माण करने वाला शब्द है। पदम, पदम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। पद को प्रयुक्त, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। ठीक, तो ऐसी सारी यहाँ हर शब्द में कहीं ना कहीं आपको ग्रामर मिलेगी। ठीक, तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, जानेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर लेंगे, धीरे धीरे पहचानने लगे। हो सकता है अभी सारी चीजें ना जानते हो, और कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है, केवल परीक्षा में पास होना है। ऐसा भी सोचते हैं सब, अलग अलग प्रकार के, भारत देश है, सब अलग अलग प्रकार का सोचते हैं, नई चीज थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं। ठीक, तो लेकिन मुझे मालूम है पढ़ने वाले भी बहुत, जो इसमें ज्वाइन किए हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। अगर उनको पढ़ना ना होता तो वो ज्वाइन ही ना करते, मुझे सब मालूम है। ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया। पया, पया शब्द हमारा इसमें प्रयोग किया गया है, और पया शब्द का मतलब होता है जल। इसके बाद हमारा प्रश्न आया है 11 नंबर का।
11 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखें कि श्लोकस्य प्रथमे पंक्तौ क्रियापदम किम, श्लोक की पहली पंक्ति में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है। ठीक, यहां पर दिया हुआ है। ठीक, अब दिया है श्लोकस्य माने षष्ठी विभक्ति। श्लोकस्य में कौन सी विभक्ति लगी है बेटा, षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। कैसे पता किया आपने, आपने अगर राम के रूप सीखे होंगे तो आपको षष्ठी विभक्ति में मिलेगा क्या, रामस्य। और बालक के रूप सीख लिए हुए, राम के नहीं भी आते होंगे तो बालक के आपको याद होंगे, तो बालकस्य। क्या होगा, बालकस्य। ये आपको दो रूप अगर आते हैं तो दो में से आप समझ जाएंगे षष्ठी विभक्ति में। कैसे, यहां बनेगा रामः, रामम, रामेण, रामाय, यहां बनेगा रामात, और यहां बनेगा रामस्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य। यहां पर भी सेम कंडीशन यही रहेगी हमारी। ठीक, तो अब यहां पर बनेगा हमारा क्या, श्लोकः, श्लोकम, श्लोकेन, श्लोकाय, श्लोकात, श्लोकस्य। षष्ठी विभक्ति में बन गया श्लोकस्य, बन गया ना। प्रथमे माने प्रथम पंक्ति में, तो यहां पर भी प्रथमे में क्या बना हुआ है बेटा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां पर लग गया है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके, इसीलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आपका। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा समय ज़्यादा, थोड़ा सा वीडियो होगा, लेकिन बेटा एक बार अगर पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। एक बात ध्यान रख लेना। ठीक, मुझे भी लगता है थोड़ा सा मैं खींच रहा हूं। क्यों खींच रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप प्रश्न को पहचानना सीख जाओगे, प्रश्न कैसे पहचाना जाता है, आंसर अपने आप आ जाता है। अगर प्रश्न नहीं आता है तो फिर तुक्का मारो। कैसे, बोले D4 दुर्गा माता सही हो जाए, A4 अंबे माता सही हो जाए, C4 सत्य साईं बाबा सही हो जाए, फिर ऐसा करते। ठीक, तो ऐसे नहीं करना। अब आपको प्रश्न को पहचानने की कोशिश करना। अभी बहुत समय है बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा अभी, ठीक है ना, और अभी से हमें प्रश्नों की तैयारी करना है मजबूती के साथ। फिर इसके बाद पंक्तौ दिया हुआ है, तो ये द्विवचन लगा हुआ है हमारा प्रथमा का। क्रियापदम किम, इसका क्रियापद क्या है, जो हमारी पहली पंक्ति में क्रिया दी गई है। आपने अगर पहली पंक्ति पढ़ी होगी, कौन सी पढ़ी है, दुर्बहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम। ठीक, कौन सा पढ़ा है बेटा, देखें, नहीं, ले चलो कहां, दुर्बहम अत्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसके बाद जो पहला श्लोक आया है उसकी बात कर रहे हैं। बोले हमें कहाँ ले चलो, बोले शुचि पर्यावरण की ओर ले चलो। तो यहाँ पर धातु क्रिया हमारी कौन सी है, ये तो नए लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में धातु तो ये है नि धातु, जिसका अर्थ होता है ले जाना, ले जाना। ये धातु लगी हुई है नि धातु। ठीक, और नि धातु से बनता है नयति, नयतः, नयंती। ठीक, ध्यान रख लेना। आगे चले बेटा, 11 नंबर के बाद हमारा 12 नंबर का प्रश्न होगा। 12वें नंबर का हमारा प्रश्न जो है वो आप ध्यान से देखेंगे कि कभी एकांते कांतारे संचरणम करतुम, कभी न। एकांते माने एकांत में, कांतारे माने वनों में, संचरणम माने चलने के लिए, करतुम माने चलने के लिए, चलना चाहिए। बोले संचरण करना चाहिए, चलना चाहिए, खाली स्थान। ठीक, क्या है, अब यहां क्या होगा, इच्छामि, इच्छात, इच्छति या इच्छन, कौन सी क्रिया होगी। कभी एकांते कांतारे संचरणम करतुम, क्या होगा बेटा। अब आप एक मिनट ध्यान रख लेना। पहली बात तो कवि को देखेंगे, क्या देखेंगे, कवि। तो कवि में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, प्रथमा का बेटा एक वचन लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। यहां पर एकांते में सप्तमी का एक वचन लगा है, यहाँ क्या लगा है, सप्तमी का एक वचन, और कांतारे में भी सप्तमी का एक वचन। संचरण में कोई दिक्कत नहीं है, पहला लगा है प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, कर्तुम में क्रिया धातु है हमारी। ठीक, अब यहाँ करने के लिए बात कह रहे हैं, सब जगह एक वचन लगा है,
पहली बात, ये शॉर्टकट की विधि बता रहे, इसमें एक वचन, इसमें एक वचन, सब में एक वचन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? तो यहां देखो एक छामी बना हुआ है, एक छामी में एक वचन, स्यात में एक वचन, एक क्षति में एक वचन, और एक छन में भी बहुवचन लगा है। अब पहली बात, अब देखेंगे यहां पर, अब जो जानने योग्य बात है कि अगर यहां एक छामी अपनी बात होती, किसकी बात? अहम माने मैं, अहम माने, अहम का मतलब होता है मैं, अगर मैं की बात करते, कभी कहता अगर कि मैं एकांत वन में विचरण करने के लिए इच्छा रखता हूं, तो आ जाता इच्छामी। लेकिन कवि ने तो यहां किसके लिए कहा है? किसके लिए कहा है? सबके लिए कहा है। तो सबके लिए क्या आ जाएगा बेटा? इच्छति आएगा। क्या आएगा? कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, क्या आएगा? इच्छति। कवि तो सबकी बात कर रहा है, इसीलिए अन्य पुरुष की कर्ता आएगा, प्रथम पुरुष का कर्ता वो क्रिया आएगी, ना कि उत्तम पुरुष की। अब कैसे आपने कह दिया है कि सर ये प्रथम पुरुष की है, ये हमारी उत्तम पुरुष की है? तो मैंने अभी जस्ट आपको एक बताया था, लट लकार के रूप में। आप यहां देख लो, यहां देखो जल्दी से, ठीक? आपने यहां एक वचन लगाया, यहां द्विवचन लगाया, और यहां बहुवचन लगा दिया, ठीक? ये इतना देख लिया। फिर यहां पर देख लें, ये लगा हुआ है आपका प्रथम पुरुष, ये क्या है? प्रथम पुरुष। ये आपका मध्यम पुरुष, ठीक? ये मध्यम पुरुष है, और यहां आ जाएगा उत्तम पुरुष। आ गया कि नहीं आ गया? यहां बनेगा आपका एक क्षति, क्या बनेगा? यहां बनेगा एक क्षति, यहां बनेगा इक्षतः, इक्षतः, और यहां बनेगा आपका इक्षन्ति। क्या बनेगा यहां बेटा? इक्षन्ति। और यहां बनेगा आपका इक्षसि, क्या बनेगा? इक्षसि। यहां बनेगा इक्षतः, इक्षतः, और यहां बनेगा इक्षथ, क्या बनेगा? इक्षथ बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां बनेगा इक्षामि, क्या बनेगा? इक्षामि। और यहां बनेगा इक्षावः, इक्षावः, और यहां बनेगा इक्षामः, इक्षामः। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां से देखो, उत्तम पुरुष अगर कभी अपनी बात कर, देखो यहां पर मैं अहम लिखे दे रहा हूं, और तुम्हारी बात आएगी तो यहां होगा तुम, और सबकी बात आएगी तो यहां होगा क्या? वह या वे, ठीक? यहां पर ये हो जाएगा। तो वो अपने लिए कहता होता तो इच्छामी लगता, अगर मेरे लिए, तुम्हारे लिए कह रहा होता तो ये वाली इक्षसी लगता, और अगर वो सबकी बात कर रहा है तो यहां लगेगा इक्षति। आ गई बात समझ में? इसीलिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ध्यान रख लेना। ये हमारे पुरुष हैं, पुरुष वचन तीनों का ज्ञान होना अनिवार्य, जब तो जाकर के पूरा वाक्य बनता है, ठीक? चले आगे। इसमें इक्षति समझ में आया, ठीक? आगे देखें, कांतारे, वो कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इक्षति, इच्छा रखता है कि वो सभी लोग क्या करें? वन में चलें और एकांत भाव में रहें। अगला दिया हुआ है भवन्तु। भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? भवन्तु इति क्रियापदस्य, भवन्तु हमारी क्या है? धातु है, ठीक? और इस क्रियापद का कर्ता क्या है? इस पद का कर्ता, इस भवन्तु माने क्या होता है? तू ताम अंतु भवन्तु, ठीक है ना? ये काम करो, ठीक? अब यहां होगा भवत भवताम भवत, ये हो जाएगा भवन्तु, ठीक? तो यहां बनेगा हमारा क्या? तू ताम अंतु में क्रियापदस कर्तृ, इसका कर्तव्य प्रस्तर तले भवन्तु, पिष्टाह लता तरु गुल्मा भवन्तु, और लता, ठीक? पहली बात तो ये देख लो कि यहां पर भवतु भवता भवन्तु बहुवचन लगा है, और यहां पर कहीं बहुवचन लगा है? हाँ, इसमें लगा है, तो बस इसी का होगा। क्यों? उसने कहा था कि लता वृक्ष और झाड़ियां क्या होती हैं? प्रस्तर तले, प्रस्तर तले भवन्तु, ठीक? यही हमारा इसका कर्ता हो जाएगा, ठीक? लता पेड़, लता वृक्ष और झाड़ियां क्या होती हैं? ये इसका कर्ता हो जाएगा, और भवन्तु इसकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखें। फिर इसके बाद अगला हमारा होगा प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है प्राकृत्याम।
प्राकृत्याम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। प्रकृत्याम का मतलब तो पहले ये देखो कि इसका प्राकृति इसका पूरा मूल शब्द क्या है, प्रकृति। और प्रकृति जब इसका मूल शब्द है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है हमारा क्या, प्राकृत्याम, कृत्याम, प्राकृत्याम। कहाँ बन रहा है बेटा, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन रहा है, प्राकृत्याम बन गया। तो इस पद का समानार्थक शब्द देखना है, समानार्थक मतलब एक समान अर्थ देने वाला। प्रकृति में, इसका अर्थ होगा क्या, प्रकृति में, प्रकृति में, इसका अर्थ होगा प्रकृति में। अब यहां होगा प्रस्तर तले माने पत्थर में, इसका अर्थ क्या होगा, पत्थर में, इसका अर्थ पत्थर में। इसका अर्थ पाषाणी, पाषाणी का मतलब होता है पथरीली में, पथरीली, पथरीली में। और इसका मतलब होगा सभ्यता, सभ्यता, सीधा सीधा सभ्यता होगा। तो निसर्गे माने इसका मतलब भी होता है पृथ्वी पर, क्या होगा, पृथ्वी में, पृथ्वी में या प्रकृति में, वातावरण में, ठीक। तो इसका अर्थ भी हमारा पृथ्वी से है। तो इसका समानार्थी समान अर्थ देने वाला कौन सा शब्द होगा, प्रकृति का निसर्गे। प्रकृत्याम का क्या हो जाएगा बेटा, निसर्गे, निसर्गे हमारा इसका अर्थ हो जाएगा, वो समानार्थक पद हो जाएगा, एक समान, समानार्थी, पर्यायवाची के समान, ठीक। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न होगा जीवन इति पदस्य विपरीतार्थ। जीवन का मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, जीवित रहना। इति पदस्य, इस पद का विपरीतार्थक माने विलोम पदम किम, इसका विलोम पद क्या है, विलोम अपोजिट, अपोजिट वर्ड क्या है इसका, वो ये पूछ रहे हैं, विलोम पद क्या है। तो देखना, जीवन का मतलब जीवन, पिष्टा का मतलब होता है पिसना, पिष्टा का मतलब होता है पिसना या पीसते हैं, ठीक, पीसते हैं। समाविष्ट का मतलब क्या होता है, एक साथ वो हो जाना, मिल जाना, समाविष्ट का मतलब मिलना। और मरणम का मतलब मृत्यु, मरणम का मतलब क्या, मृत्यु, मरना या मर जाना, मर जाना, ठीक। और स्यात माना था, ठीक। फिर देखें यहां पर उसने कह दिया जीवन का मतलब जीना, तो मरणम का मतलब मर जाना, क्या हो जाएगा, विलोम। बिल्कुल उल्टा करना है ना, रात का दिन तो जीवन का मृत्यु, जीवन का मरण, ठीक। तो विलोम पद का मतलब होता है विपरीत पद, बिल्कुल अपोजिट। जैसे पिता का माता होगा कि नहीं, वैसे होगा दिन का रात। देखें अगला प्रश्न होगा 16 नंबर का, हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, वो 16 नंबर का प्रश्न देखें। पाषाणी, क्या लिखा है, पाषाणी सभ्यता मतलब पथरीली जो हमारी सभ्यता है, खाली स्थान समाविष्ट ना स्यात्, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पथरीली पाषाणी सभ्यता प्रस्तर तले या संसारे या निसर्गेण या ग्रामीण, गांवों में या प्रकृति में या संसार में या पत्थर के तल में क्या हो रहा है, पाषाणी सभ्यता हमारे क्या हो रही है, निसर्गे माने हमारी प्रकृति में समाविष्ट ना स्यात्, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, शामिल नहीं होनी चाहिए। पथरीली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता हमारी हमारी प्रकृति में क्या नहीं होना चाहिए, हमारे स्वभाव में शामिल नहीं होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब स्वभाव से है हमारा, ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो निसर्गे है ना, निसर्गी का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब हमारा स्वभाव, हमारे स्वभाव में कड़वापन नहीं होना चाहिए और कटुतापन नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। समाविष्ट का मतलब होता है मिलना, ना माने नहीं, स्यात् माने होना चाहिए। रिक्त स्थानी पूर्ति कुरुत करो, कुरुत शब्द आया है आज्ञार्थक लोट लकार, ठीक। तो इसका हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, निसर्गे, इसका आंसर सही हो। बेटा आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग भी जल्दी से पहले आंसर लगा लिया करो, आप कमेंट में बता दिया करो, फिर आप क्या करो, नोटबुक में सही कर लिया करो। अगर आपका गलत होता है, सही होता है तो फिर और अच्छी बात है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न क्रमांक जो है उसमें क्या दिया हुआ है देखें, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा ना स्यात्, अर्थात रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिन्हित्वा। उन्होंने ये कहा है
कि जो हमारी पथरीली सभ्यता है या पाषाणी सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट न हो। इस रेखांकित पद में प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ बताओ। या यहाँ पर जो ये निसर्गी शब्द है ना, तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया है कि इसका अर्थ प्रसंग के अनुसार अर्थ बताना है। इसका मतलब क्या है? ये प्रकृति इसका अर्थ होगा कि धरातलम होगा कि नीरस्ता होगा कि प्रकृत्याम होगा? बताइए। यहाँ प्रसंग के अनुसार, अभी जस्ट इसके पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि क्या होगा। देखिए क्या होगा इसमें? प्रकृत्याम। क्या होगा प्रकृत्याम? अब ये जान लो। सर अभी तो आपने बताया है कि निसर्गिक का मतलब प्रकृति होता है, स्वभाव होता है, तो प्रकृति फिर इसका क्यों नहीं आंसर हुआ है? सवाल तो देखो उठते हैं। अगर सवाल नहीं उठ रहे मतलब आप पढ़ नहीं रहे। अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जिज्ञासाएं नहीं जाग रही हैं, मतलब आपकी पढ़ाई अभी नील चल रही है। अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो समझ लेना कि आपका दिमाग बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में है और आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि वास्तविकता में ऐसे प्रश्न हमारे लिए होने चाहिए। ध्यान रख लेना। चलिए मैं बताता हूं। उसने कहा पाषाणी सभ्यता निसर्गी समाविष्टा नास्या। निसर्गी माने हमने बताया था अभी प्रकृति, स्वभाव। चलिए अब देखें कि रेखांकित पदानाम, जो नीचे अंडरलाइन किया गया है ये पद है, इसका प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुन करके इसमें बताना है। चलिए तो यहां पर उन्हें प्रसंग की तो बात देखिए एक ही है कि अर्थ आएगा तो प्रकृति आएगी, अर्थ आएगा तो प्रकृति स्वभाव ही बताना पड़ेगा। लेकिन जो प्रसंग के अनुसार बता रहा है कि जो इसमें लिखा हुआ उसी के अनुसार इनमें से चार में से कौन होगा। तो प्रकृति में हमारी पहला क्या लगी हुई है? प्रथमा विभक्ति। क्या लगी है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का यहां क्या लगा है बेटा? एक वचन लगा हुआ है। धरातलम में हमारा क्या लगा हुआ है? प्रथमा का, धरातलम प्रथमा द्वितीय एक समान होता है, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। फिर नीरस्ता में प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और प्रकृत्याम में जो लगा हुआ है हमारा सप्तमी का एक वचन। समझ में आया होगा? आया है कि नहीं? हाँ समझ में आया होगा, क्योंकि निसर्गे में भी सप्तमी का एक वचन लगा है। इसीलिए सबसे सटीक और सबसे प्रसंग के अनुसार सटीक अर्थ बन रहा है वो क्या है? प्रकृत्या। आ गई बात समझ में? ऐसे अर्थों को, ऐसे ही प्रश्नों में हमें जब लगा देते हैं ना और आ जाते हैं परीक्षा में तो हमारा दिमाग घूमने लगता है, और दिमाग घूमा तो समझ लो आंसर गया, समझ लो। इसीलिए चारों तरफ से दिमाग दौड़ाना पड़ता है। आखिर पूछ क्या रहा है? प्रश्न समझ में आया तो समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। नहीं तो बोले हमने तो पढ़ा था, बोले पढ़ा था कि इसका अर्थ क्या होगा, बोले प्रकृति होगी। प्रकृति पढ़ा था, इसका अर्थ हमने स्वभाव पढ़ लिया था, तो बोले स्वभाव ही होगा ना। ऐसा नहीं है। हमें यह देखना है कि इसकी विभक्ति क्या है, इसका वचन क्या है, सब कुछ चारों तरफ से गोल मटोल करके आंसर हमें क्या है? देना होता है। आगे देखेंगे अब इसका आंसर क्या होगा, देख ले जरा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 18 नंबर का, 18 नंबर का हमारा प्रश्न आया है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दे रहा है। आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता रहा हूं कि अत्र जीवितम दुर्बहम जातम, अत्र जीवितम दुर्बहम जातम रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। अब यहां पर मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। उसने कहा अत्र माने यहां, जीवितम माने जीवन, दुर्बहम माने हमारा कठिन, जातम माने हो गया है। यहां पर हमारा जीवन कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है। जो यहां पर उन्होंने कहा रेखांकित पदानाम माने रेखा की गई, अंकित अर्थात अंडरलाइन जिस शब्द को किया गया है उसका प्रसंग के अनुसार, अर्थात जो हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं उस प्रसंग के अनुसार इसका शुद्ध अर्थ बताएं और इन चार शब्दों में से चुन करके बोले लिखो। चार शब्दों में से चुन करके इसका अर्थ लिखो। ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। कैसे आपने लगा लिया? देखिए रेखांकित पदानाम रेखा मतलब अंडरलाइन किया गया, षष्ठी का बहुवचन। यहां क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बेटा बहुवचन। प्रसंग अनुसारम, तो प्रसंग प्लस अनुसारम तो दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रसंग प्लस अनुसारम, प्रसंग प्लस अनुसारम, प्रसंग प्लस क्या हो जाएगा बेटा? अनुसारम।
तो प्रसंगानुसारम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगे तो होगा बड़ा आ, और बड़ा आ होगा तो शब्द बनेगा प्रसंगा। क्या बनेगा? प्रसंगा नु सारम, प्रसंगानुसारम ऐसे बन जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और शुद्धम अर्थम चिन्त्वा, तो यहाँ पर भी चित्वा में क्या है? ची धातु है चुनने के अर्थ में, और कित्वा प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको अतिरिक्त बता दिया है। और बाकी आप तो इसका अर्थ अगर समझ गए, पूरे प्रश्न को, प्रश्न का भावार्थ समझ गए होगे, तो समझ लेना कि इस प्रश्न को आप कर ले जाओगे। अब यहाँ दुर्वहम का मतलब कठिन बताया है, तो इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा? देखिए, दुर्वहम का मतलब क्या है? दुष्कर, सुकरम, सुकरम, दुखद। ठीक है, तो प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या होगा? सुकरम माने सुखी, सुखी करने वाला, सुखी करना। ठीक, और सुकर, सुकर माने होते हैं अच्छे हाथ, सुकरम का मतलब होता है अच्छे हाथ। ठीक, सुख करम माने सुखी करना, और सुकरम माने होता है अच्छे, अच्छा, अच्छा काम, और दुखद का मतलब होता है दुखी, और दुष्कर्म का मतलब होता है कठिन। अब बताओ इसका क्या होगा? प्रसंग के अनुसार इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा? बताएं जल्दी से, क्या अर्थ हो गया है? अगर पाठ में आपने देखा होगा तो यही आपका अर्थ निकलेगा कि दुर्वहम मात्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम मात्र जीवितम प्रकृतिरेव शरणम। कठिन हो गया है हमारा जीवन, कठिनाई से निकल रहा है अब जीवन, प्रकृति की शरण में चलो। अब क्या करो? शुचि पर्यावरणम चलो, पवित्र वातावरण की ओर चलो। तो इसका अर्थ आपको प्रश्न समझ में आ गया। आगे चलें। ठीक, आगे देखेंगे, हमारा प्रश्न क्रमांक होगा 19 नंबर का। बहुत नजदीक है, केवल 20 प्रश्नों को ही रखा है, बस लास्ट ध्यान रखना, सेकंड लास्ट है। अब बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत, बस आपने जैसे अभी तक 18 क्वेश्चनों को पढ़ा, अब 19 और 20 को भी पढ़िएगा, फिर बढ़िया से धन्यवाद नमस्कार बोलते हुए चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न क्रमांक 19 नंबर का है हमारा महानगर मध्य। क्या लिखा है? महानगर मध्य, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का क्या लगा है? एक वचन लगा है। इसमें क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। जैसे रामे वैसे ही महानगर मध्य, पहली बात। फिर उसने कहा अहनिशम, अनिशम का मतलब होता है दिन रात, अनिशम का मतलब होता है क्या बेटा? दिन रात। ठीक, फिर उन्होंने कहा कालाय यश चक्रम, कालाय यश चक्रम, इसका मतलब होता है लोहे का, लोहे का पहिया। क्या हो जाएगा बेटा? लोहे का पहिया। फिर चलती माने चलता है, चलती माने चलता है। अब यहां तक का अर्थ आप देख लो। उसने कहा महानगर मध्य अनिशम कालायश चक्रम चलती। ठीक, अब चलती, महानगर मध्य राम के समान रूप बनेगा, सप्तमी विभक्ति, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, वैसे ही बनेगा हमारा मध्या मध्यम मध्य मध्याय मध्यात मध्यस्य मध्य, इसलिए आ गया मध्य, और महानगर जोड़ दो आगे। अनिशम का मतलब दिन रात, कालायस चक्रम माने होता है लोहे का पहिया, चलती चलता है, चलंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा चलती। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बनेगा? चलती चलता है चलंती। तो यहां चलती लट लकार रेखांकित पदानाम। अब उसने कहा है कि जो हमारा यहां पर अंडरलाइन किया गया है, इस पद का क्या करना है? प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थ चिन्हित्वा। ठीक, प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ को चुन करके बोले लिखो। तो यहां जो लिखत शब्द आया है ना, ये लिखत कहां से आया है? लोट लकार का है। कहां से है? लोट लकार। लोट लकार कहां बनता है? आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, आज्ञा देने के अर्थ में। तो यहां बनेगा हमारा क्या? अत अताम अन, अत अताम, सॉरी,
यहां बनेगा हमारा लिखत, लिखत, लिखताम, लिखन, लिखन, ठीक, लिखन। फिर यहां बनेगा हमारा लिख, लिखतम, लिख, लिखतम, यहां बनेगा लिखत, यहां बनेगा लिखत। बस यहां देखो ये प्रथम पुरुष, यहां बनेगा हमारा मध्यम पुरुष। क्या बनेगा? मध्यम पुरुष। तो ये जो लिखत बना है, और यहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि ये रेखांकित पदानाम में से शुद्ध अर्थ को चुन करके लिखो। लिखो का मतलब आदेश। मैंने कह दिया पढ़ो, तो क्या दे रहा हूं मैं आपको? आज्ञा दे रहा हूं। मैं कहूं चलो, तो यहां से मैं आपको आदेश दे रहा हूं। मैं कह दूंगा कि रुको, तो आप कहते हो कि रुको, तो ये आदेश हो जाता है, ठीक। और आदेश का मतलब है लोट लकार, आज्ञार्थक। तो उन्होंने कह दिया है कि लिखत, लिखत में ध्यान रख लेना है, यहां भी लिखत बनता है, वहां भी लिखत बनता है, लिखत और लिखत। यहां ता में हलंत है, वहां ता में हलंत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप यहां लगा है, ठीक। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा जो रहेगा इसका हम प्रश्न देखेंगे। उसने कहा रेखांकित पद के लिए कौन सा यहां शुद्ध अर्थ होगा? तो निशायाम, दिवा, अहर्निशम, निशम। आप बता दीजिए कौन सा अर्थ होगा। निशायाम का मतलब होता है रात में, रात में। दिवा का मतलब होता है दिन में, दिन में। अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात, दिन रात। और निशम्य का मतलब होता है केवल रात। निशम्य, निशम्य रात, घोर अंधेरा या घोर रात, ठीक। तो कौन सा होगा इसका बेटा? इसका जो प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ होगा तो अहर निशम होगा। क्या होगा? अहर निशम, ठीक। अहर निशम में अगर संधि की कोई बात करता है तो बोल देना कि इसमें विसर्ग संधि है, अह प्लस निशम। अगर कोई भी पूछ ले तो बता देना कि इसमें अहर निशम में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? र हो गया। अब यहां से र कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, और ये बनेगा हमारा अह निशम, अहर निशम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अहर निशम। चले आगे, आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक हमारा 20 आ गया है। देखें, विंशति प्रश्नाः, ठीक। तो तनु पेशयद सदा वक्रम भ्रमति रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम लिखत। पूरा पूरा प्रश्न एक सा है, बस उसने इतना बदल दिया है। बोले तनु, तनु माने शरीर, और पेशयद माने पीसता है, सदा माने सदैव, वक्रम माने टेढ़ा, भ्रमति माने घूमता है। बोले तनु शरीर पिसता है सदा, शरीर पिसता है सदैव, क्या? बोले सदैव टेढ़ा, भ्रमति माने घूमता है। तो इसके अनुसार तनु का, तनु के लिए रेखांकित पद क्या है? तनु। तनु कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। जैसे बनेगा हमारा भानु, जैसे बनेगा गुरु, वैसे ही बनेगा तनु। प्रथम पुरुष वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक। तो पीसने के लिए पेशयद आया है। तो तनु शब्द के लिए यहां पर प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ क्या होगा? पुत्र, पुत्र माने बेटा, बेटा। जीव माने प्राणी, पुत्रम माने पुत्र को, पुत्र को, पुत्र को। यहां पर आप पुत्र न कर सकते हो, पुत्र न, ठीक। और शरीरम माने शरीर, बॉडी, ठीक। तो यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? तनु, मैंने आपको बताया तनु बप्पू सब शरीर के पर्यायवाची है, बॉडी के पर्यायवाची है। तो इसका अर्थ प्रसंग के अनुसार यहां पर क्या होगा सबसे सटीक? शरीरम। घ नंबर का इसका आंसर हमारा होगा सही, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों ने ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। पेपर में गारंटी है, इसमें से ध्यान रख लेना कि आपके पेपर में ये आने वाले हैं।
आपकी क्लास आगे मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। अगले पार्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार रहूंगा और फुल एनर्जी के साथ। आपको अद्भुत बैच की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।